बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज़ कार्ड वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट मैनेजमेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो इस चैप्टर में से हम प्रीवियस वीडियो के अंदर वर्किंग कैपिटल का इंट्रोडक्शन और कैश मैनेजमेंट डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज़ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती क्या है। तो हमने वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट किया था ये चैप्टर। तो हमने कहा था वर्किंग कैपिटल के 3 मेन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसमें एक इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल, ये 3 मेन एलिमेंट थे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो था वो इन्वेंट्री था। तो हमने आज फर्स्ट एलिमेंट जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, उसको हमने डिस्कस करना है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कैश कन्वर्जन साइकिल इज द एवरेज एज ऑफ द इन्वेंट्री or the objective for managing inventory as noted earlier. It is turn over inventory as quickly as possible without losing sale from the stock out. स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है? स्टॉक आउट हम ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहां पर आप प्रोडक्शन ना कर सके इन्वेंट्री के खत्म होने की वजह से। तो देखिए सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इन्वेंट्री खत्म हो जाए तो आप प्रोडक्शन टाइम पे नहीं करेंगे, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं करेंगे तो डिलीवरी टाइम पे नहीं देंगे। तो अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं देंगे तो ये जो कह रहे हैं ना, लूज द सेल लूज हो जाएगी, आपका कस्टमर लूज हो जाएगा, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी, उससे आपकी फ्यूचर की सेल पे इम्पैक्ट आएगा। तो कहता है कि इस इन्वेंट्री के हमने वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला लिखा था जिसके अंदर हमने सी निकाला था, उसका फार्मूला था एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड प्लस माइनस करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। तो इसमें हम ये जो था इन्वेंट्री से बिलोंग करता था ना। तो हमने कहा था कि ये जितना शॉर्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना बेनिफिट होगा। बट इसको शॉर्ट करते हुए इस चीज़ को जेहन में रखना है कि आपकी क्वालिटी पे कोई इम्फोसाइज इम्पैक्ट ना आ रहा हो, आपकी सेल के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ रहा हो। तो आप शॉर्ट करें, बेनिफिट है, लेकिन उसको बाकी चीज़ों को देख लेना है कि आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ रहा हो। अच्छा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, अगर हम इन्वेंट्री को देखें तो ये देखना है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पाए जाते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स कितने रखने हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, कि कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है, उसका एवरेज एज कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मसलन अगर हम फाइनेंशियल मैनेजर्स की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजर क्योंकि पैसों के लोग हैं, पैसे को देखते हैं, तो उनकी तो ख्वाहिश होती है इन्वेंट्री कम से कम हो, क्योंकि जितनी इन्वेंट्री कम होगी उतना पैसा कम बाउंड होगा। इन्वेंट्री आप जितनी ज़्यादा रखेंगे पैसा उतना ज़्यादा बाउंड होगा, और जितना पैसा बाउंड होगा इसका मतलब है उतना आपका प्रॉफिट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से लोन लेके इन्वेंट्री परचेज की हुई तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो पैसा जितना बाउंड होता है उतनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होता है कि इन्वेंट्री कम से कम रखें, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम मार्केटिंग मैनेजर्स को देखें तो मार्केटिंग मैनेजर का इन्वेंट्री के साथ लिंक है। इन्वेंट्री अगर पड़ी होगी तो टाइम पे प्रोडक्शन होकर डिलीवरी हो जाएगी। मार्केटिंग मैनेजर का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको इस चीज़ से गर्ज होती है कि जो उसने ऑर्डर पकड़े हैं सब कस्टमर के, वो टाइम पे डिलीवर हो जाए। तो अगर इन्वेंट्री पड़ी होगी तो टाइम पे प्रोडक्शन होकर चली जाएगी। तो अगर इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केटिंग मैनेजर चाह रहा होता है कि इन्वेंट्री हमेशा हाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाई होगी तो आपको प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम पे डिलीवरी हो सकेगी। अगर प्रोडक्शन मैनेजर को देखें तो बेसिकली ये वो डिपार्टमेंट है जो इन्वेंट्री के साथ डायरेक्ट लिंक है। ये वो डिपार्टमेंट है जिसने इन्वेंट्री को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको अब इसकी कंसिडरेशन क्या होती है? इसकी कंसिडरेशन इतनी होती है कि इन्वेंट्री उसके पास हर वक्त इतनी हो कि वो स्टॉक आउट से बचा रहे। स्टॉक आउट मीन कि इन्वेंट्री के ना होने की वजह से प्रोडक्शन नहीं होगी, सेल नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड स्टॉक आउट। तो अगर टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो वो प्रॉब्लम आएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा के रख लेता है तो उसकी उधर से फिनेंसिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर ने करनी होती है कि एक टाइम में कितनी इन्वेंट्री, सफिशिएंट इन्वेंट्री अपने पास रखनी है जिससे वो अपनी प्रोडक्शन डिमांड पूरी कर सके। उसके वो परचेज मैनेजर का इन्वेंट्री के साथ लिंक ये होता है कि इन्वेंट्री जो भी चाहिए वो परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज करके लानी है। तो उसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं कि एक उसको फिगर चाहिए कि भाई टोटल इन्वेंट्री चाहिए कितनी, ठीक है, और कब चाहिए। दो चीज़ें एलिमेंट है, कौन सी इन्वेंट्री चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, किस टाइम चाहिए और कितनी चाहिए। इसको इस चीज़ से कर दे, क्यों कि उसने सप्लायर के अरेंजमेंट करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हर इन्वेंट्री हर वक्त अवेलेबल हो।
तो उसने देखना होता है कि किस टाइम कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, सप्लायर इस टाइम अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए उसको ड्यू डेट से पहले पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कितनी इन्वेंट्री चाहिए कि वो मैनेज कर ले। तो इसको सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से होता है कि क्वांटिटी पता होनी चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। तो ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, और उनमें सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे, वो प्रोडक्शन मैनेजर्स कैलकुलेशंस करते हैं। तो इन्वेंट्री कैलकुलेशन के कि एक टाइम में कितनी इन्वेंट्री अपने पास मैनेज करनी है, उसके लिए डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। उनमें सबसे जो कॉमन एक बेसिक टेक्निक है, दैट इज़ कॉल्ड ABC इन्वेंट्री सिस्टम। ABC इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है कि जस्ट लाइक जिस तरह ये डायग्राम में देखे, ये डिफरेंट इन्वेंट्री पड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन के स्टोर में भी इसी तरह डिफरेंट इन्वेंट्री होती है। मसलन हम एक गारमेंट्स फैक्ट्री की एग्जांपल लेते हैं। अब उसके स्टोर में कपड़ा भी पड़ा होगा, धागा भी पड़ा होगा, बुकरम भी पड़े होंगे, बटन भी पड़े होंगे। अब ये तो वो इन्वेंट्री जिससे प्रोडक्ट बन रहा है। इसके अलावा वहाँ पर प्लांट के जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, उनकी बेल्टें भी पड़ी होंगी, ठीक है। अगर वो मतलब सिलाई के लिए यूज़ हो रही हैं तो नीडल्स भी पड़ी होंगी, तो मशीन के पार्ट्स भी पड़े होंगे, ठीक है। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर जनरेटर होगा तो डीजल भी स्टोर में। तो ये जितनी इन्वेंट्री है जो प्रोडक्ट के लिए यूज़ होनी है या जो मशीनरी में यूज़ होनी, सारी आपने इन्वेंट्री स्टोर में रखी होगी। तो आप क्या करते हैं, उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। एबीसी में 3 हिस्सों में सेग्रीगेट कर लेते हैं। सेग्रीगेट किसकी बेस पे करते हैं? वैल्यू की बेस के ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बेस पे कि जो कॉस्टली होगी उसको ए में रख दिया, जो कम कॉस्टली है उसको बी में रख दिया, जो बहुत कम कॉस्टली है उसको सी में। तो आप वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की बेस पे इन्वेंट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ए में, बी में और सी में, ठीक है। और इसी तरह हो सकता है, अच्छा वैल्यू की बेस पे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते हैं, आप उसकी यूजेज की बेस पे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो ज्यादा यूज हो रहा है उसको ए में रख लें, जो सबसे कम यूज हो रहा है उसको सी में रख लें। तो जिस पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस के लिहाज से आप क्या करते हैं, टोटल इन्वेंट्री को ए बी सी में डिवाइड कर लेते हैं। अब उससे ये क्या होता है कि आप फिर जब सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल आपने ए में कोई ऐसी इन्वेंट्री रखी जिसकी वैल्यू ज्यादा है लेकिन उसका यूजेज कम है, तो हो सकता है आप उसकी कम क्वांटिटी बुला लें, ठीक है। सी के अंदर आपके पास वैल्यू कम है, तो हो सकता है आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लें, ठीक है। तो आप वैल्यू की बेस पे एबीसी कर लेते हैं और फिर ए क्वांटिटी को अलग अलग मैनेज कर लेते हैं, बी को अलग मैनेज कर लेते हैं और सी को अलग मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, इसी इसी से एक लिंक करती है एक और एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड टू बिन मेथड। और ये टू बिन मेथड है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सी इन्वेंट्री के लिए यूज किया जाता है, जहां पर क्वांटिटी चीपर है, या उस इन्वेंट्री के लिए यूज किया जाता है जो रेगुलर नेचर में ज्यादा क्वांटिटी में यूज होती है। मसलन अगर फॉर एग्जांपल हम फ्लोर मिल की बात करें, तो फ्लोर मिल में सबसे ज्यादा गंदम यूज होती है। तो गंदम एक सबसे ज्यादा रेगुलर नेचर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम टू बिन मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये टू बिन मेथड करता क्या है कि हमने दोनों स्टार्ट में दोनों मेथड, ये दोनों बिन, ये 1 एंड 2 है, ये 2 बिन है। हमने ये 2 बिन से, बिन कहते हैं हम वो ड्रम कह लें या वो पोर्शन कह लें जहां पर आप चीजों को रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 2 बिन आपने फिल कर लिए। आपने क्या किया, ये फर्स्ट बिन को यूज करना शुरू कर दिया। जब ये फर्स्ट बिन एम्प्टी हो गया तो आपने क्या किया, ये सप्लायर को भेज दिया। सप्लायर को किस लिए भेज दिया? रीऑर्डर दे दिया, दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर दिया इसको रीफिल करने का। रीफिल करने के लिए मतलब इसका हम इसको कहते हैं रीऑर्डर देना। रीऑर्डर के दोबारा से ऑर्डर दे दिया, और ये 2 को क्या कर दिया आपने, 1 की जगह पे प्लेस कर दिया। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो 2 होगा ये यूज होना शुरू हो जाएगा। 1 इधर चला गया, अब ये 1 जब तक 2 खाली होगा, एम्प्टी होगा, ये 1 फिल होकर 2 की जगह पर दोबारा से आ जाएगा। तो ये सर्कल चलता रहता है, आपको मैनेज रहता है। अब आपको कब पता चलेगा कब नया ऑर्डर देना है? जब ये पहला ड्रम खत्म हो गया, आपने पहले ड्रम की जगह दूसरे ड्रम को किया और पहला ड्रम के लिए ऑर्डर दे दिया। तो जितने दिन के अंदर वो आना है उतनी देर में दूसरा भी खत्म होने वाला होगा। तो ये आपका सर्कल पूरा चलता रहता है, आपको इन्वेंट्री का जो स्टॉक आउट का प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेथड कॉमनली यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड EOQ मेथड। EOQ मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड। इसमें सबसे पहला तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकल से निकला है, बड़ा कॉमन वर्ड है, हम बड़ा कॉमनली बोलते हैं। इसके मीनिंग क्या होते हैं? मसला हम कहते हैं यार फलां रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं दोस्तों के साथ, के फलां रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने, क्यों भाई? वो यार बड़ा इकोनॉमिकल है। तो इकोनॉमिकल के जो मीनिंग हम लेते हैं, सस्ते के लेते हैं, ठीक है, जहां पर प्राइसिंग कम होती है। ऑर्डर क्वांटिटी से मुराद क्या होता है? वो क्वांटिटी जो आप सप्लायर को देंगे। देखिए, सप्लायर को हम फोन करके ये तो नहीं कहते माल भेज दें, हम उसे फोन करके कहेंगे भाई 10 बोरियां भेज दे, 40 किलो भेज दे, 2 ट्रक भेज दे, कोई क्वांटिटी बताएंगे। जस्ट लाइक पेट्रोल पंप पे जाके हम पेट्रोल पंप वाले को ये तो नहीं कहते ना पेट्रोल डाल दे,
उसको कहेंगे यार 10 लीटर डाल दे या 500 का डाल दे, तो क्वांटिटी बताई जाती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन कि वो क्वांटिटी जिस पे आपकी टोटल कॉस्ट कम से कम आएगी। अच्छा, अब सबसे पहली बात कि यहाँ पर इसको समझने के लिए जरूरी है वो ये है कि ऑर्डर क्वांटिटी पे कॉस्ट कौन सी आनी है। तो जब ऑर्डर क्वांटिटी, जब आप चीज को ऑर्डर देते हैं, चीज परचेज करते हैं, तो उस पर दो मेन कॉस्ट आ रही होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑर्डर कॉस्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट हम किस किस को कॉस्ट को कहते हैं? ऑर्डर प्लेस करने से चीजें रिसीव करने तक के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया था, ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो उस टाइम क्या बनता है? पीओ। पीओ मीन परचेज ऑर्डर। और जब स्टोर में चीजें रिसीव होती हैं तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड GRN, गुड्स रिसीव नोट। तो इस पीओ से लेके GRN के दरमियान जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये कौन सी ऑर्डर, मोस्टली ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है? ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, ठीक है, रस्ते में जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है, लोड अनलोड करने की जो कॉस्ट आएगी, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग जो आपने टूल टैक्स पे किए होंगे, आपने उसको अपलोड करने, अपलोड करने पे जो पेमेंट्स की होगी लेबर को, ये सारी किस में आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड पोर्शन आता है कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट किस कॉस्ट को कहते हैं? चीजों को होल्ड करने पे जो खर्चा आता है उसको हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। होल्ड करने पे कौन कौन सा खर्चा? अगर डॉक्यूमेंट में बात करें तो जब स्टोर में चीजें आती हैं तो उस टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है? GRN। और स्टोर जब प्रोडक्शन को इशू करता है तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है मटेरियल रिक्विजिशन। तो इसके दरमियान जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है? इसमें स्टोरेज की कॉस्ट आ जाती है, चीजों को स्टोर करने पे जो कॉस्ट आती है, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट में जो आप स्टोर डिपार्टमेंट में जो स्टाफ बैठा है उसको जो सैलरियां पे करेंगे, स्टोर में जब चीजें रखी हुई हैं तो हो सकता है आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई हो, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इसके साथ साथ फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट से मुराद क्या है कि हो सकता है ये जो आपने इन्वेंट्री परचेज की हो, ये लोन लिया हो, ठीक है, अगर ये लोन लिया है तो इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कैरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। तो ये दो मेन कॉस्ट होती हैं जिसको, और हमने इसी को बैलेंस करना होता है। इसको बैलेंस किस तरह करना होता है? देखें, एक तो सबसे पहले तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर से निकलती है, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्डर से जितने ज्यादा ऑर्डर देंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, जितनी ऑर्डर कम देंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। मसलन आप घर में रहते हैं, आप संडे मार्केट जाते हैं सब्जी परचेज करने, या आप मंडी जाते हैं सब्जी परचेज करने, तो कितनी कॉस्ट आएगी? सब्जी तो जितनी वैल्यू है वो तो है ही है। ऑर्डर कॉस्ट क्या है? जितने चक्कर आप मंडी के लगाएंगे उतनी ज्यादा आएगी। आप हफ्ते बाद जाते हैं और पूरे हफ्ते की सब्जी खरीद के लाते हैं, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट वन टाइम आएगी। आप एक दफा गए, पेट्रोल गाड़ी का यूज हुआ, वहां से चीजें खरीदी, पेट्रोल गाड़ी का यूज करके वापस आ गए, वन टाइम ऑर्डरिंग कॉस्ट है। आप 2 दिन बाद जाते हैं तो इसका मतलब हफ्ते में 3 चक्कर लगा के आएंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 3 दफा हो जाएगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो फार्मूला बेसिक होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय पर ऑर्डर कॉस्ट। और नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं हम एनुअल डिमांड से, ठीक है। एनुअल डिमांड को डिवाइड कर देते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर देते हैं पर ऑर्डर कॉस्ट। और अगर इसको मैथ में इक्वेशन बनाना चाहें तो इसकी इक्वेशन बनती है क्यू ए बाई क्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ए बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई CO। ए का मतलब एनुअल डिमांड के पूरे साल में कितनी चीजें चाहिए हमने, क्यू का मतलब है एक दफा में हम कितना ऑर्डर देते हैं। तो देखें पूरे साल में फॉर एग्जांपल हमें 40 kg चाहिए, एक दफा में हम 10 kg मंगवाते हैं, तो हमें टोटल कितने दफा ऑर्डर देना पड़ेगा? 4 दफा। 40 को तकसीम कर देंगे 10 पे तो 4 दफा ऑर्डर देना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। और CO का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर वन टाइम, एक दफा ऑर्डर देने की क्या कॉस्ट है। जब ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कैरिंग कॉस्ट देखें तो कैरिंग कॉस्ट का होता है कि स्टोर में कितनी क्वांटिटी रखी, तो हम एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। और अगर मैथ में इसकी इक्वेशन बनाए तो हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं क्यू का मतलब एक टाइम में कितना खरीदा डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो एक टाइम में जितनी क्वांटिटी खरीदी उसको 2 पे तकसीम कर देंगे तो एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी कि आपने स्टोर में एवरेज रखा कितना, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे CC मीन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर पीरियड, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट। और हमने EOQ कैलकुलेट करते वक्त बेसिकली इसी को अब मैनेज करना होता है। देखें अगर आप क्वांटिटी ज्यादा, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि हम 40 kg पूरे साल में चाहिए, अब अगर आप 40 kg एक ही दफा में मंगवा लेते हैं, आप जाते हैं एक ही दफा 40 kg खरीद के ले आएंगे, तो क्या होगा, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम आएगी
लेकिन अब आपने 40 केजी स्टोर में रखना है, 40 को तकसीम 2 करेंगे तो 20 एवरेज आएगा, तो अब आपने 20 केजी के ऊपर रेंट पे करना है, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी जगह आप ये कहते हैं कि 40 की जगह हम 10-10 केजी मंगवा लेते हैं। जब 10-10 केजी मंगवाएंगे तो एक दफा स्टोर में कितना पड़ा होगा, 10 तकसीम 2 5 केजी रखेंगे, तो कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, बट जब आप 10-10 दफा केजी करके मंगा ले होंगे तो आपको 4 दफा मंगवाना पड़ेगा, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पे करनी होती, कैरिंग कॉस्ट नहीं पे करना होता। ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पे नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को पे करना। उसको इस चीज से गर्ज नहीं होती कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है या कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, उसको इस चीज से गर्ज है कि दोनों कॉस्ट कम आए। तो हमने बेसिकली ये एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को सम करें तो वो मिनिमम आए, और जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आती है उसी को बेसिकली हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। जिस तरह मैंने अभी पहले डिस्कस किया, क्वांटिटी कम मंगवाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वांटिटी ज्यादा मंगवाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमने फाइंड आउट करना है वो क्वांटिटी जिसपे दोनों कॉस्ट मिलकर मिनिमम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से मुराद है कि आप डिफरेंट क्वांटिटी पुट करके देखते जाएं, जिस क्वांटिटी में मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला भी हम यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हमारे पास ईओक्यू का 2S का मतलब क्या होता है, टोटल सेल या एनुअल, इसको हम एनुअल डिमांड भी कहते हैं, पूरे साल में कितनी रिक्वायरमेंट है। O का मतलब है पर ऑर्डर कॉस्ट और C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब इस फार्मूले के अंदर जब डेटा पुट करेंगे तो ये फार्मूला आपको डायरेक्टली वो क्वांटिटी कैलकुलेट करके दे देगा जिसपे टोटल कॉस्ट हमेशा क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो पुट करते हैं, इक्वेशन देखते हैं नीचे। कहते हैं ABC कंपनी हैज ग्रुप इन्वेंट्री आइटम दैट इज virtual of the production process, this item cost is 1500, ये उसकी प्राइस दे दी, ठीक है। ABC यूज 1100 यूनिट आइटम इन पर ईयर, ये उसने पूरे साल के अंदर एनुअल डिमांड कह लें या इसको एस कह लें, यूजिंग ऑफ द यूनिट पर पीरियड, के पूरे पीरियड में कितना यूज कर लेते हैं। वांट टू डिटरमिन इट्स ऑप्टिमल ऑर्डर स्ट्रेटेजी। ऑप्टिमल ऑर्डर स्ट्रेटेजी का मतलब कि जहां पर उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, और ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट की दफा सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ होता है, जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी। कहता है अदर इंफॉर्मेशन आर फॉलोइंग फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ ईओक्यू, पर ऑर्डर कॉस्ट है 150 एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर पीरियड है 200। अब इसमें अगर डेटा पुट करें तो 2 तो मैथ का आ गया, मल्टीप्लाई बाय एस उसने दिया हुआ कैलकुलेट करके पूरे साल में 1100 यूनिट चाहिए, मल्टीप्लाई बाय ओ ऑर्डर पर ऑर्डर कॉस्ट दिया है 150 और कैरिंग कॉस्ट उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है 200, होल अंडर रूट कैलकुलेट करें ये कितना आता है 40.62, इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो ये 41 यूनिट। तो कहते हैं एक दफा में अगर आप 41 यूनिट की परचेज करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, हमेशा मिनिमम। अच्छा, ईओक्यू के अलावा हम मटेरियल के अंदर, ये तो ईओक्यू था कि हमने एक टाइम में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। अब ये तो आ गया कि हमें एक टाइम में 41 यूनिट जो है परचेज करने हैं, बट परचेज कब करने, जब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मशीन बंद हो जाएगी तब परचेज करेंगे। तो उसके लिए हमने इन्वेंट्री के स्टोर के अंदर इन्वेंट्री के डिफरेंट लेवल सेट किए होते हैं, तो वो हम लेवल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे लेवल 3 लेवल हमने देखने हैं। सबसे पहला जो है वो रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है कि रीऑर्डर क्वांटिटी भी इसको कहते हैं, रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने एक टाइम में, रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है कि आपने कब ऑर्डर देना है, नया ऑर्डर कब प्लेस करना है। तो इसका यहाँ पर वैसे अगर आपको याद हो तो इसका फार्मूला होता था मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम कहते हैं ऑर्डर देने से चीजें रिसीव करने के दरमियान के टाइम को। आपने यहाँ पर जो फार्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है, डेली यूजेज मल्टीप्लाई बाय डेली डेज ऑफ लीड टाइम। डेली यूजेज से मुराद के एक दिन में आप कितना यूज करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितना एक दिन में क्वांटिटी यूज कर लेते हैं और कितने दिन लगेंगे ऑर्डर रिसीव होने में। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। उसके बाद हमें सेकंड एक एवरेज लेवल चाहिए होता है। एवरेज लेवल बेसिकली टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। री ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो एवरेज लेवल आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड कर देते, उसके बाद हमारे पास थर्ड एक आ जाता है सेफ्टी स्टॉक का। तो सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक से मुराद के वो 4 इमरजेंसी जो आपने मेंटेन किया होता है,
कि अगर रास्ते में डिलीवरी लेट हो जाए तो ये ना फैक्ट्री बंद हो जाए, तो एमरजेंसी यूज़ के लिए। अगर बाइक की एग्जांपल है तो बाइक के अंदर हमने एक रिजर्व की ऑप्शन रखी होती है। तो रिजर्व की ऑप्शन क्या किस लिए होती है कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल पंप पास नहीं है, तो आप रिजर्व ऑन करके तो पेट्रोल पंप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डेली यूजेज मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग डेज ऑफ सेफ्टी स्टॉक, और इसको डिवाइड कर देते हैं 365 पे। तो ये तीन फार्मूले हैं जो हम यूज करते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जी, ST2 में रिक्वायरमेंट 1 क्या है, EOQ कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट 2 क्या, अज्यूम दैट इफ टेक्स 20 डेज ऑफ द रिसीव ऑन ऑर्डर वंस इट हैज बीन प्लेस्ड डिटरमिन द रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है। अगर फार्मूले देखें तो EOQ के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिख लेते हैं, EOQ इज इक्वल टू 2SO डिवाइड बाई C होल अंडर रूट। डेटा पुट करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, वो कहता है कि एनुअल डिमांड जो है वो 60,000 गैलन्स है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग $200 पर ऑर्डर है, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग जो है वो $1 पर गैलन है। तो डेटा पुट कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 1 एंड होल अंडर रूट। जी कैलकुलेट करें इसको, 4899। तो ये आपके पास क्या गई, ईओ की क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई। सेकंड चीज उसने पूछी थी रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर पॉइंट के लिए हमने क्या किया था, डेली यूजेज मल्टीप्लाई बाय डे ऑफ द लीड टाइम। तो हम यहाँ पर देखें तो डेली रीऑर्डर पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, जो पर ईयर में 60,000 है। तो 60,000 को 360 पे हम डिवाइड कर लें तो एक दिन की यूजेज आ जाएगी, और लीड टाइम यहाँ पर 20 डेज दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर री ऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 3287। ये आपके पास आ जाएगा रीऑर्डर पॉइंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉब्लम 15.6 है। प्रॉब्लम 15.6 में भी क्या क्या पूछा है, सबसे पहले तो EOQ पूछा हुआ है। तो EOQ का फार्मूला लिख लेते हैं, EOQ इज इक्वल टू 2SO डिवाइड बाय C होल अंडर रूट। डेटा पुट कर देते हैं इसका। तो क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले कहते हैं 800 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट पर ईयर 800 है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 दे दी, और कैरिंग कॉस्ट 2 दे दी। डेटा पुट कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 2 एंड होल अंडर रूट। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 200 आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। सेकंड रिक्वायरमेंट पूछा है एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री का फार्मूला था हमारे पास जी, एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री का फार्मूला होता है Q/2 प्लस इसमें कर देते हैं हम लोग सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं इसको, बफर स्टॉक भी कहते हैं। अब यहाँ पर Q/2 आ गया। सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला था हमारे पास डेली यूज टोटल यूजेज को मल्टीप्लाई करते थे कितने दिन के लिए वो होल्ड करनी है, और उसको डिवाइड कर दे 365 पे। तो हमारे पास इसको यहाँ से प्लस करेंगे, किस इसमें प्लस क्या करना है, हमारे पास टोटल डेली पूरे साल में यूजेज था 800, इसको मल्टीप्लाई करना है कि कितने दिन होल्ड करना है ऑन एवरेज, या लीड टाइम मिनिमम कितना है 5 डेज, और इसको डिवाइड करना है 365 पे। तो कैलकुलेट करें कितना आता है 120.92। तो ये 10 डेज 120। तो जब ये दोनों को कैलकुलेट करके सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 121.92 यूनिट्स आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। और इसके अलावा बस यही दो चीज़ें पूछी हुई थी। जो अल्लाह हाफिज़।